नमस्कार दोस्तों, मैं देवराज सिंह। हम पढ़ रहे थे राजस्थान के भौतिक प्रदेश। इसमें हम राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को 4 भागों में डिवाइड करके देख लिया था, जिसमें हमने पश्चिमी रेतीला मैदान, अरावली और पूर्वी मैदान और हाड़ौती का पठार देखा था। तो हम पश्चिमी रेतीला मैदान पढ़ चुके हैं। आज हम शुरू करने जा रहे हैं अरावली प्रदेश। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जाके एक बार ज़रूर देख लें ताकि आपको आगे का अच्छे से समझ में आए। तो आज हम अरावली प्रदेश के बारे में देखेंगे। तो 4 भागों में हमने डिवाइड किया था। ये पूरा पश्चिमी रेतीला मैदान है, ये जो है अरावली प्रदेश है, और ये पूर्वी मैदान और हाड़ौती का प्रदेश। तो इसमें हमने पूरा विस्तार से पढ़ा है। आज हम अरावली के संदर्भ में ही बात करेंगे। तो अरावली संपूर्ण प्रदेश का यानी कि राजस्थान का लगभग 9.1% भाग पर विस्तृत है। ये गोंडवाना लैंड का अवशेष है और राजस्थान के 7 जिलों में फैली हुई है ये अरावली पर्वत श्रृंखला, जो सिरोही, उदयपुर, राजसमंद, अजमेर, जयपुर और दौसा, अलवर, इनमें विस्तृत हैं। भूगर्भिक संरचना की दृष्टि से देखा जाए तो प्री कैम्ब्रियन काल की शैलों से संबंधित हैं ये, और विश्व की सबसे प्राचीनतम वलित और मोड़दार पर्वतमाला है। अरावली के कुछ ढालों पर विद्यमान वनस्पति से उत्सर्जित आर्द्रता मानसूनी हवाओं को आकर्षित कर और राजस्थान में वर्षा करने में सहायक होती है। अरावली बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसूनी हवाओं को रोककर पूर्वी राजस्थान को वर्षा प्रदान करती है। तो आपने देखा होगा कि अरावली की जो स्थिति है इस तरह से है। तो बंगाल की खाड़ी का मानसून इस तरफ से आता है, तो अरावली से टकरा करके और पूर्वी भाग में वर्षा करता है। इसकी वजह से ये बहुत ही उपजाऊ प्रदेश है। लेकिन ये मरुस्थलीय प्रदेश है, ये मरुस्थलीय प्रदेश क्या है, वृष्टि छाया प्रदेश के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर बारिश बहुत कम होती है। ठीक इसी तरह से अगर देखा जाए तो अरब सागर की जो मानसूनी हवाएं हैं दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर आती हैं, और यही स्थिति अरावली की पाई जाती है। तो ये इसी के सहारे सहारे निकल जाती है, यानी कि इन हवाओं से बारिश बहुत कम होती है, सिर्फ माउंट आबू, बांसवाड़ा यहाँ पर ही होकर के रह जाती है। तो इस प्रकार से ये अरावली पर्वतमाला जो है बंगाल की खाड़ी से जो मानसून हवाएं आती हैं उनको रोक करके और राजस्थान में वर्षा कराने में बहुत ही सहायक है। अरावली मरुस्थल के पूर्वी विस्तार को नियंत्रित करती है। अरावली भारत के महान जल विभाजक का एक हिस्सा है। तो ये मरुस्थल जो है, हमने पहले भी देखा था, मरुस्थल जो है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर मार्च कर रहा है, रेगिस्तान का मार्च जिसे बोलते हैं हम। तो ये जो अरावली पर्वत श्रृंखला है इसको पूर्व की ओर बढ़ने से रोकती है, जैसा कि हमने इसमें देखा। अरावली भारत के महान जल विभाजक का हिस्सा है। महान जल विभाजक यानी कि जल को विभाजित करने का कार्य भी करती है, और ये पूरे भारत में एक हिस्सा है। और भी जल विभाजक का कार्य करती हैं अलग अलग, जैसे शिवालिक पहाड़ी, शिमला की पहाड़ियाँ हैं, अरावली है, सतपुड़ा है, ये सब अलग अलग जो पहाड़ियाँ हैं ये सब जल विभाजक का कार्य करती है। तो ये भी उसका एक हिस्सा है। तो अरावली की कुल लंबाई देखें तो 692 किलोमीटर है कुल लंबाई, जो कि गुजरात से शुरू होती हैं ये, और गुजरात से शुरू होकर के राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली तक, यानी कि राजभवन दिल्ली तक जाती हैं। तो इसकी लंबाई कितनी होगी कुल 692 किलोमीटर, और राजस्थान में 550 किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है। यानी कि
अगर कुल लंबाई अरावली की ले ली जाए तो उसमें से 80% तो राजस्थान में ही पाई जाती है। अब ये देखते हैं कि चौड़ाई के बारे में देखें तो उत्तर पूर्व से, यानी कि अगर हम इसके बारे में देखें अरावली के बारे में, तो उत्तर पूर्व से देखने चलते हैं तो दक्षिण पश्चिम की ओर इसकी चौड़ाई बढ़ती जाती है। तो देखो ये उत्तर पूर्व का हिस्सा है और यहाँ से हम इधर की ओर चलते हैं, यानी कि दक्षिण पश्चिम की ओर चलते हैं, तो इधर चौड़ाई बढ़ती जाती है, ऊंचाई भी बढ़ती जाएगी साथ साथ में। अब इसका विपरीत प्रश्न पूछ लिया जाता है तो हम जवाब भी बदल देंगे कि दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर जाने पर अरावली की जो पर्वत श्रृंखला है ऊंचाई घटती जाती है और साथ ही इसकी चौड़ाई भी घटती जाती है। और अगर हम इसका उल्टा करके देखें, यानी कि उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर जाने पर ऊंचाई और चौड़ाई में बढ़ोतरी होती है। तो हमने यहाँ देख लिया, ये देखो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर इसकी चौड़ाई बढ़ती है और उत्तर पूर्व यानी कि जयपुर ज़िले में से सर्वाधिक चौड़ाई बढ़ना शुरू होती है। अगर हम उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर चलना प्रारंभ कर रहे हैं तो उत्तर पूर्व से यानी कि जयपुर ज़िले से ही अरावली पर्वतमाला की चौड़ाई बढ़ना शुरू हो जाती है। अब दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर अगर जाते हैं तो अरावली सतत रूप से नहीं पाई जाती है, छितरी हुई यानी कि टूटी हुई प्रतीत होती है। अगर सघन रूप में हमें अरावली को देखना है तो दक्षिण पश्चिम में ही ये सघन रूप से पाई जाती है। अब देखो अरावली का सर्वाधिक विस्तार किस जिले में है, प्रश्न पूछे जाते हैं। अरावली किसी भी एग्जाम की दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसमें से प्रश्न बनते ही बनते हैं और ये सब प्रश्न बन चुके हैं, हजारों बार सैकड़ों बार प्रश्न आ चुके हैं किसी न किसी एग्ज़ाम में। तो राजस्थान का कोई सा भी एग्ज़ाम हो इसमें से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सर्वाधिक विस्तार उदयपुर में, न्यूनतम विस्तार अजमेर में, सबसे ऊंचा भाग सिरोही और सबसे नीचा भाग अजमेर में है। सर्वाधिक चौड़ा भाग पालनपुर गुजरात में है और सर्वाधिक विखंडित पहाड़ियाँ जो हैं रोहतक हरियाणा में पाई जाती हैं। और सर्वाधिक अंतराल देखने को मिलता है मध्यवर्ती भाग में, जहाँ पर अरावली की पहाड़ियाँ कम ऊंची पाई जाती। अरावली का जो ऊपर उठा हुआ भाग होता है उसको हम अपनति कह देते हैं और नीचे जो धंसा हुआ भाग है जहाँ पर गड्ढे जैसा दिखाई देता है उसको अभिनति कह देते हैं। ये देखो अरावली, सिर्फ अरावली पहाड़ी को लिया है, ये तानपुरे की आकृति में है। अजमेर से यहाँ से देखे तो एक तानपुरे की जैसे आकृति बनती है इसकी। तो थोड़ा सा इसके बारे में देखते हैं कि अगर अरावली को 3 भागों में देखा जाए, उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिणी अरावली, तो ये अरावली का जो दक्षिणी भाग है आबू सिरोही वाला, तो आबू पर्वत है और उड़िया पठार है। उड़िया पठार जो है राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है, ये माउंट आबू सिरोही में ही है। इसकी ऊंचाई 1360 किलोमीटर है। राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार उड़िया पठार, दूसरे नंबर का आबू पठार। तो और यहीं पर सिरोही के पश्चिम में या सिरोही के आसपास ही 56 यानी बाड़मेर में 56 की पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। सिरोही के पूर्वी हिस्से में तो हम देखते हैं कि ये मान लीजिए ये सिरोही ज़िला है, तो इसका जो ये पूर्वी हिस्सा है, इस पूर्वी हिस्से की भी पश्चिमी जो पहाड़ियाँ हैं उनको हम भाकर के नाम से जानते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार पूछा जा चुका है कि भाकर कहाँ पाई जाती हैं, तो सिरोही की पूर्वी सिरोही के पश्चिम में तीव्र ढाल नुमा युक्त जो पहाड़ियाँ हैं उनको भाकर के नाम से जाना जाता है। और इसका जो दक्षिणी भाग है चट्टानी है और इसी को भोराट का पठार भी कहते हैं। भोराट का पठार जो है कुंभलगढ़ से गोगुंदा के बीच में
फैला हुआ है? ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक कन्फ्यूज़ ज़्यादा करते हैं, तो इनको एक दो बार आप देखिए, पढ़िए, तो आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। तो भोराट का पठार जो है कुंभलगढ़ राजसमंद से लेकर के गोगुंदा उदयपुर तक विस्तृत है। इसी प्रकार भौमट का पठार उदयपुर, डूंगरपुर और सिरोही यानी कि राजस्थान के किनारे किनारे पर ये विस्तृत है। उदयपुर, डूंगरपुर और सिरोही में ये विस्तृत है। इसको भौमठ का पठार कहते हैं। भोराट का पठार ऊपर है, भौमठ का नीचे है, यानी कि दक्षिण में भौमठ का है और इससे ऊपर यानी कि उत्तर की ओर भौमठ का पठार है। अब एक और है गिरवा, ये भी बहुत पूछा जाता है। गिरवा किसे कहते हैं? तो पहाड़ी स्कंद तस्त्री नुमा होते हैं। तस्त्री नुमा पहाड़ी स्कंद जो हैं उनको आकृति को, जो उदयपुर के चारों ओर एक तस्त्री नुमा पहाड़ी स्कंद है, उनको गिरवा के नाम से जाना जाता है, जो उदयपुर बेसिन को घेरे हुए हैं। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? कमेंट सेक्शन में जा कर के आप हमें बताइए और लाइक एंड शेयर कीजिए। और अरावली को हम 3 भागों में डिवाइड अलग से एक वीडियो बनाएंगे। उसमें पहाड़ियों की ऊंचाई के बारे में, कौन कौन सी पहाड़ियाँ कहाँ कहाँ पाई जाती, कितनी ऊंचाई है, और भी बहुत कुछ है। एक वीडियो अलग से उनका बनाएंगे अरावली को 3 भागों में डिवाइड करके। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। हमें चैट सेक्शन में जा कर के कमेंट करके बताइए। थैंक यू।